हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। द वायरल इंडिया में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राइट विंग और लेफ्ट विंग की। ये अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे पूरी की पूरी सोसाइटी टिकी हुई है। यह मान के चलो पूरी की पूरी दुनिया इस राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच में ही चलती है। समय समय पर कई तरह के फिलोसोफर हुए, उन्होंने कई तरह की फिलोसफीज दी कि सोसाइटी को इस तरह से चलना चाहिए या उस तरह से चलना चाहिए। तो इसमें दो मेन निकल के आए, जिसमें एक राइट विंग था और एक लेफ्ट विंग था। आप मान के चलिए कि ये जो बार मैंने लगाई है, ये है सेंटर पॉइंट किसी भी सोसाइटी का। सोसाइटी शुरू हुई है रन करने के लिए। अगर सोसाइटी राइट विंग की तरफ जाती है तो सबसे पहले वो कंजर्वेटिज्म, मोनार्किज्म, नाजिज्म और फैसिज्म की तरफ बढ़ती चली जाएगी। इन सब के मतलब क्या है? इन सब का मतलब है कि सोसाइटी जो है वो नेशनलिज्म की तरफ बढ़ती है। इनका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये कहते हैं कि जो नेशनलिज्म है, कंट्री है, वो गॉड की तरह है और उसकी सेफ्टी के लिए हमें वर्क करना है। शुरू में तो ये अच्छा लगता है कि आप सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए कमाइए, लड़िए और आगे बढ़िए। लेकिन जब ऐसा होने लगता है तो लोगों के दिमाग में अपने पर्सनल इंडिविजुअल राइट को सेकेंडरी कर दिया जाता है और प्राइमरी मेन राइट रह जाता है कि स्टेट की रक्षा कैसे करनी है। और इसी से जन्म होता है एक मोनार्की का। मोनार्की मान के चलिए एक राजतंत्र का, एक राजा के द्वारा चलाया गया तंत्र। लोग उसमें इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज क्या है। और इस तरह जन्म होता है राइट विंग का। और जैसे जैसे राइट विंग बढ़ता चला जाता है उसे एंड में फैसिज्म कहते हैं। अब उसके बाद बारी आती है लेफ्ट विंग की। लेफ्ट विंग शुरू होता है लिबरलिज्म से, फिर सोशलिज्म पे जाता है, फिर कम्युनिज्म में जाता है, फिर एनार्किज्म में चला जाता है। मतलब सबसे पहले लिबरलाइजेशंस होती है, जो थॉट्स अपने कल्चर को लेके हैं, रिलीजन को लेके हैं, नेशन को लेके हैं, उनसे ऊपर उठ के वो इंडिविजुअल राइट्स की ओर बढ़ने लगते हैं। उसके बाद सोशलिज्म आ जाता है। सोशलिज्म बोलता है कि गरीबों को भी उतने ही राइट्स मिले जितने अमीरों के पास हैं। लेकिन अमीर तो अमीर हो चुका है, तो अमीरों से स्टेट टैक्स कलेक्ट करता है ताकि गरीबों में वो एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट पहुंचा सके। और फिर सोशलिज्म बन जाता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या होता है, एक स्टेट होता है जो कि पूरी सोसाइटी को रन करता है। कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होते, किसी भी तरह की कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं होती, जो भी होती है वो फॉर्मेलिटी के लिए होती है। और फिर उसके बाद लेफ्ट विंग कहता है कि इसके बाद जब लोगों के बेसिक राइट्स उनको मिलेंगे, सब कुछ उनको मिलेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टेट की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनार्की हो जाएगी। इट मीन्स कि रूल करने वाला कोई नहीं होगा और स्टेट अपने आप ही रन करेगा। लोग खुद अपनी ज़रूरतों को समझेंगे, एक दूसरों की फीलिंग्स को समझेंगे और काम करेंगे। और इस तरह से सोसाइटी चलेगी। राइट विंग और लेफ्ट विंग में लेफ्ट विंग जो है वो शुरू में ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और राइट विंग के जो बेसिक नेचर्स है वो पढ़ने में तो बुरे लगते हैं, लेकिन शुरू में वो भी अच्छे लगने लगते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए आपको सेक्रीफाइस देना है, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस देना है, तो क्या आप रेडी होंगे? 101% मैं कहता हूँ आप रेडी हो जाओगे। ये है नेशनलिज्म। और कम्युनिज्म कहता है कि गरीबों की राइट के लिए, जो लेबर क्लास है, जो मजदूर क्लास है, उनको भी उनके राइट्स मिले। तो उनके राइट्स उनको मिलने के लिए क्या अमीर लोगों को सेक्रीफाइस देना चाहिए? 101% लोग कहेंगे कि हाँ, जो है हम सेक्रीफाइस देने को तैयार है, हम टैक्स देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है। बट जब तो ये सेंटर से थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट जाता है तब तक तो सब सही लगता है। लेकिन जैसे जैसे राइट विंग फार राइट होता चला जाता है, लेफ्ट विंग फार लेफ्ट होता चला जाता है, तो ये एक खतरे की घंटी का सायरन बनने लगता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्सेस करो तो उससे क्या है, बदहजमी होने लगती है। लाइक आपने ज़्यादा राजमा खा ली तो आपका पेट खराब हो जाएगा, लेकिन कम खाएंगे तो आपके लिए वो हेल्थी है, हेल्थी बीन्स है। ठीक है। वही होता है सोसाइटी के स्ट्रक्चर में।
चलिए जानते हैं कि इन दोनों साइड की जो सोसाइटीज़ है, मींस लेफ्ट विंग सोसाइटी और राइट विंग सोसाइटी की हिस्ट्री क्या रही है। क्या किसी कंट्री में राइट विंग ने शासन किया है या लेफ्ट विंग ने शासन किया है, तो चलिए जानते हैं। मेनली मैं आपको बताऊं तो राइट विंग वो समय भी था जब राजा का शासन चलता था, वो एक तरह से राइट विंग का ही शासन था। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो राइट विंग था हिटलर का, और ये थे इटली के राजा जो राइट विंग के थे। और ये था लेफ्ट विंग, जिसके अंदर आज के समय का चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा आता है। ठीक है दोस्तों, अब हिस्ट्री देखी जाए तो क्या हिटलर की हिस्ट्री सही रही? नहीं। क्या इन किंग की हिस्ट्री सही रही? नहीं। दोनों के समय में मास जेनोसाइड हुआ, लोगों को मारा गया सिर्फ नेशनलिज्म के नाम पे। एक ऐसा नेशनलिज्म जो ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा बढ़कर हो जाता है, और इसमें जो ऊपर बैठे लोग होते हैं वो बेनिफिट उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कम्युनिज्म है, वो जैसे जैसे कम्युनिज्म बढ़ता चला जाता है, ऊपर स्टेट का प्रॉपर कंट्रोल आना शुरू कर देता है। आप सभी जानते हैं एक ह्यूमन बिहेवियर है, अगर किसी के पास पावर आ जाती है तो वो पावरलेस होना बिल्कुल पसंद नहीं करता। पावरलेस छोड़ो, अपनी पावर को थोड़ा सा भी कम करना पसंद नहीं करता। और वही होता है कम्युनिज्म में। लिबरलाइजेशन, सोशलिज्म के बाद जैसे कम्युनिज्म आता है, स्टेट का एब्सोल्यूट कंट्रोल आता है, जहाँ पे इलेक्शन भी नाम के होते हैं, तो स्टेट अपना पावर को छोड़ने को तैयार नहीं रहता है। आपके सामने एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उंग का। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कम्युनिज्म शुरू तो किया। एक्चुअल में कम्युनिज्म इनके दादा परदादा ने शुरू किया, लेकिन इनके समय में कम्युनिज्म का ऐसा राज चला है जिसमें लोगों के राइट्स की बात ही नहीं हो रही है। असल में ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के नाम पे फैसिस्ट स्ट्रक्चर को चला रहे हैं। ये कंट्री की सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, लेकिन फूड के लिए, सप्लाई के लिए कुछ भी इन्होंने इनिशिएटिव एग्रीकल्चर में नहीं ले रखे हैं। तो क्या ये अपनी लेबर क्लास का भला देख रहे हैं? नहीं। उसके बाद आ जाओ हमारे जो हिस्ट्री में रहे फेमस स्टालिन पे, जो कि यूएसएसआर के शासक थे। यहाँ पर उनकी फोटो नहीं लगी है। स्टालिन ने रिफॉर्म्स लाने के लिए इतने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, रिलोकेट किया, और उस प्रोसेस में इतना फोर्स यूज़ किया गया कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की डेथ हुई। और उसमें जो थे मैक्सिमम थे लेबर क्लास। तो क्या कम्युनिज्म रियलिटी में लेबर क्लास का भला चाह रहा था? नहीं। क्या फैशिज्म ने कंट्री की सिक्योरिटी के लिए कुछ किया? नहीं। दोनों ने गरीबों का शोषण किया, सिर्फ उनके इमोशन से खेल के। अब होता क्या है, जब कम्युनिज्म जो लेफ्ट विंग है वो क्या करता है, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करता है, बिल्कुल भी मतलब किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने देता। ये कम्युनिज्म की खासियत है। ये कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जॉब्स आए। वो लोग जॉब में लगे रहेंगे तो वो डेली लाइफ में फंसे रहेंगे, और उनके दिमाग में आगे बढ़ना या लीडरशिप का या पॉलिटिक्स में घुसने का विचार ही नहीं आएगा। इट्स अ काइंड ऑफ अ स्लेवरी, जिसको कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म का यूज़ करके कम्युनिज्म अपने आप को बनाए रखता है, जबकि इन रियलिटी कम्युनिज्म जो है वो कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। कैपिटलिज्म क्या है? प्राइवेट बिजनेस एंटिटी, या मान के चलो अमीर लोग और अमीर होते हैं, और कम्युनिज्म कहता है कि अमीरों ने अमीर नहीं होना है, हमने गरीबों को अमीर करना है, उनके राइट्स देने हैं, उनकी मेहनत को पे ऑफ करना है। बट असल में ऐसा नहीं होता है। सब अपनी पावर की एक्सरसाइज के लिए लोअर क्लास को हर्ट करते हैं। तो ये दोनों साइड की हिस्ट्री रही है। अगर आपके सामने लाइव एग्जांपल चाइना का देखें, आप कहेंगे कि वाह क्या डेवलपमेंट है, कंट्री आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या वहाँ के लोगों को किसी भी रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का अधिकार है? नहीं। कम्युनिज्म आता है रेवोल्यूशन से। ये कहते हैं कि लेबर क्लास, इसे हम आगे पढ़ेंगे, कि जब लेबर क्लास तंग आएगी अमीर क्लास से तो वो रेवोल्यूशन लाएगी और कम्युनिज्म आएगा। लेकिन क्या कम्युनिज्म अपनी स्टेट के वर्किंग टाइम में लेबर क्लास को प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है? नहीं।
जिस अधिकार से कम्युनिज्म आता है उसी अधिकार को सबसे पहले कम्युनिज्म छीनता है। आपके सामने है, क्या फेसबुक व्हाट्सएप मीडिया जो पूरे वर्ल्ड में चलता है क्या वो कम्युनिस्ट कंट्रीज में चलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब जो है स्टेट कंट्रोल्ड है। जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं है तो लेबर क्लास अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगी? बोलने को तो वो स्टेट जो है वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, एक लेबर की गवर्नमेंट है जो लेबर को सपोर्ट करती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दोनों की दोनों सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है लेबर क्लास के इमोशन से खेल के। एक लेबर क्लास को सेक्रीफाइस करने को बोलती है कंट्री के लिए, एक लेबर क्लास को सेक्रीफाइस करने को बोलती है ब्रेड एंड बटर के लिए, और असल में दोनों से कुछ नहीं मिलता है सिवाय धोखे के। हिस्ट्री में हमारे पास दो बहुत ही बड़े फिलोसोफर हुए। एक थे कार्ल मार्क्स जो कि जर्मन थे, और एक थे कार्ल पॉपर जो कि ब्रिटिशर्स थे और ऑस्ट्रियन थे। इन दोनों के विचार बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। मैं आपको इसीलिए बताने जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए कि क्या कहा जाता है और क्या रियलिटी में होता है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आप लेफ्ट विंग के सपोर्टर हैं या आपने कभी लेफ्ट विंग को पढ़ा है तो उसमें जो सबसे बड़े राइटर रहे, फिलोसोफर रहे, वो रहे कार्ल मार्क्स, जो कि डार्विन के सिद्धांत के समय से चले आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब सोसाइटी में कैपिटलिज्म जो है वो बढ़ता चला जाएगा और लेबर क्लास का इतना ज़्यादा शोषण होगा कि वो परेशान आ जाएगी, और उस समय रेवोल्यूशन होगा। और वो रेवोल्यूशन क्या करेगा? इंडस्ट्रियल क्लास को नीचे फेंक मारेगी और ऊपर कम्युनिज्म का विस्तार होगा, और जो असल में बोला जाए कि लेबरर जो लोग हैं उनकी गवर्नमेंट होगी, उनकी सोचने वाली गवर्नमेंट होगी, कम्युनिज्म आएगा। और उसके बाद एनार्की होगी, लोग समझेंगे और स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, एक ह्यूमन नेचर है जो वक्त के साथ ग्रीड में भी रहता है, मोह माया में भी रहता है, जो कि बिना स्टेट के वर्क करेगा तो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पे जानवरों की तरह हमला करेगा। आप सभी जानते हैं अगर सीसीटीवी कैमरा ना लगा हो तो लोग रेड लाइट को भी जंप कर देते हैं। तो बिना स्टेट के तो सोसाइटी रन होने से रही। लेकिन कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जब कैपिटलिस्ट क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास इतने पीक पे चले जाएगी और लेबर क्लास का शोषण करेगी तो रेवोल्यूशन उठेगा और आएगा कम्युनिज्म। और ये थे कार्ल पॉपर। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो हुआ यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में, आप सभी जानते हैं। लेकिन वहाँ पे कम्युनिज्म का आज एक अखबार तक नहीं छपता है उस देश में। तो क्या वहाँ की लेबर क्लास का शोषण हुआ? नहीं। क्या वहाँ की लेबर क्लास ने कभी रेवोल्यूशन किया? हिस्ट्री में कोई एक आधी बार रेवोल्यूशन का ऐसा टाइम ही आया हो जब रेवोल्यूशन हुआ हो, बेशक वो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा हो या ना रहा हो, कभी नहीं। तो फिर क्या मतलब कार्ल मार्क्स की जो थियरी है वो हाइपोथेटिकल है या फिर सिर्फ सिलेक्टिव केसेस पे ही काम करती है? लाइक जब फैसिज्म नाजीज का, हिटलर का आया, हिटलर के फिलोसफी पे तो ये वर्क करता है, लेकिन क्या वो नेशनलिज्म, वो कैपिटलिज्म जो लेबर कोड के साथ, इट मींस लेबर रूल्स के साथ उनको परफेक्ट एनवायरनमेंट देता है, परफेक्ट वर्किंग कंडीशन देता है, परफेक्ट सैलरीज देता है, क्या उसके साथ कभी कम्युनिज्म आ सकता है? नहीं। लेकिन ये कंट्राडिक्टी आगे आज भी चलती आ रही है। लेफ्ट विंग कोशिश करता है कि वो कैपिटलिस्ट को गिराए और राइट विंग कोशिश करता है कि वो कैपिटलिस्ट को उठाए। अब राइट विंग कैपिटलिस्ट को क्यों उठाता है, उसके पीछे का रीज़न है नेशनलिज्म। अब राइट विंग क्या कहता है कि नेशन फर्स्ट, और जो कैपिटलिस्ट है वो स्टेट में रहकर स्टेट में प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और स्टेट को और डेवलप बनाता है। वो स्टेट डेवलप होगा तो नेशनलिज्म बढ़ेगा, इट मीन्स नेशन के पास पावर आएगी, लोगों में होगा कि माई कंट्री इज़ ग्रेट, डूइंग वेल, तो ये सब चीज़ें चलेंगी। ये फिलोसोफर का राइट विंग और लेफ्ट विंग पे एक ऊपर ऊपर से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप इसे समझने की कोशिश करिए।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस चीज़ के लिए आप भी वीडियो में आए हैं और जिस चीज़ का जानना हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में राइट विंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं और क्या इनके मेन मोटो हैं। ठीक है, आप मान के चलिए ये है सेंटर, सेंटर से इस तरफ है राइट और इस तरफ है लेफ्ट। ठीक है, ये माना जाता है कि जो इंडिया में अभी रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो सेंटर राइट है। ठीक है, और जो कांग्रेस की है वो है सेंटर लेफ्ट। ठीक है, अब मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा तो सब अच्छा लगता है, राइट विंग भी अच्छा लगता है और लेफ्ट विंग भी अच्छा लगता है, लेकिन जब फार राइट हो जाए या फार लेफ्ट हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। लाइक शिवसेना, अभी तो शिवसेना भी थोड़ा लिबरल हो रही है, लेकिन क्या था कि वो बात करते हैं डायरेक्ट हिंदू राष्ट्र की, या मान के चले आरएसएस। ठीक है, वो डायरेक्ट बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। अब राइट विंग हिंदू राष्ट्र आरएसएस का क्या लेना देना है? अगर फिलोसफी को आप समझे तो जिस कंट्री की जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिस एथनिसिटी को या जिस रिलीजन को फॉलो करती है, वो अपने नेशन को अपने कल्चर के साथ चलाना चाहती है, जिससे नेशनलिज्म जुड़ा होता है। जैसे हिंदूज मेजॉरिटी में है और वो कहते हैं भारत माता की जय। दे आर ट्रीटिंग देयर मदरलैंड एज अ गॉड और अ गॉडेस, which means that they are worshipping their country like a god. सो इस तरह से आरएसएस जो है वो वर्क करती है या शिवसेना वर्क करती है, राइट विंग। और लेफ्ट जो सीपीआईएम है, केरला में गवर्नमेंट है, या टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल में है, वो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। वो बात करते हैं कि हमें लोगों की जो लेबर क्लास है उस पर फोकस करते हुए चलना है। अब इंडिया में आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, सबसे पहली चीज़ पता क्या होती है? सब्सिडीज। एलपीजी पे सब्सिडी, खाने पे सब्सिडी, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी और छोटी छोटी चीज़ें। अब ये लेफ्ट की तरफ है तो ये क्या करते हैं कि जो लोअर क्लास है उसे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी इनकम से उतना नहीं कमा पा रहे, तो हम क्या करें, इन्हें अपनी तरफ से, स्टेट के पास जो पैसा है जो अमीरों से कलेक्ट किया गया है, लाइक रिलायंस हो गया, अडानी अंबानी, उन सब से पैसा वापस लाकर इनको दिया जाए। और सेंटर राइट में है बीजेपी। अब आप नोटिस करेंगे जैसे ही बीजेपी आती है, सबसे पहली चीज़ होती है आर्मी एकदम से स्ट्रांग हो जाती है, नेशनलिज्म आ जाता है। और राइट विंग ये भी कहता है कि कल्चर को स्ट्रॉन्ग करो, तो बीजेपी जो मेजॉरिटी ऑफ कल्चर हिंदुइज्म है उसे स्ट्रॉन्ग करने की बात करती है, टेम्पल्स एंड ऑल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राइट विंग जो है वो गरीबों का सोचता नहीं है। अब ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन को साथ में लेके चलते हैं, तो इनका बेसिक गोल यही होता है कि कोई भी काम हो उससे पूरी मेजॉरिटी को बेनिफिट हो, ना कि एक सेपरेट क्लास को। तो बीजेपी कोशिश करती है कि जॉब्स को जनरेट किया जाए इंस्टेड ऑफ सब्सिडीज दी जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए कि लोग सेल्फ सफिशिएंट बने, ना कि वो स्टेट के रहम पर जिए। लाइक अगर 1,000 का सिलेंडर है तो बीजेपी कोशिश करती है कि आदमी इतना कैपेबल हो जाए कि वो 1,000 का सिलेंडर खुद खरीद सके। और कांग्रेस सोचती है कि हम 600 जो है वो सब्सिडीज दे देते हैं ताकि सिलेंडर सिर्फ 400 का पड़े। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है, लेकिन इस तरह से सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट काम करता है। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में राइट विंग और लेफ्ट विंग है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, वो एक आइडियोलॉजी से तो रन कर सकती है, लेकिन एक कंट्री कभी एक आइडियोलॉजी से रन नहीं कर सकती। लाइक अगर आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते चला जाओगे तो स्टेट के पास एक टाइम पे एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी, जिस स्टेट को आप हटा भी नहीं सकते। फिर उस स्टेट का बैठा हुआ ऊपर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो अगर हटेगा ही नहीं पोस्ट से अपनी कभी,
तो क्या होगा, लोगों का शोषण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखना शुरू करेगा, जो कि नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, क्यूबा में हो रहा है, रशिया में और चाइना में भी होना शुरू हो चुका है। ठीक है। अब राइट विंग में क्या होता है, जब फार राइट चला जाएगा तो लोगों को इतना ज़्यादा नेशनलिज्म में घुमा दिया जाएगा, सेना पे इतना ज़्यादा खर्चा होगा कि स्टेट गरीबों को भूल ही जाएगी, और दोनों तरफ से क्या होगा, सिर्फ शोषण होगा गरीब का। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, जो कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, अगर हम इंडिया को देखें, प्रियम्बल को चेक करें कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें बोला गया है इंडिया इज अ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। इट मीन्स इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे इलेक्शन से लोग चुने जाते हैं और वो गरीबों के बेनिफिट के लिए स्टेट का टैक्स यूज करते हैं, और टैक्स किससे लिया जाता है, अमीरों से। अब सोशलिज्म कहाँ से आया कि गरीब इनकम टैक्स नहीं देगा, अमीर देगा। अब अमीर का इसमें शोषण भी नहीं हुआ, अगर वो ज़्यादा कमा रहा है तो उसे टैक्स देने में कोई ज़रूरत नहीं है, और वही टैक्स यूज़ हो जाएगा गरीबों की हेल्प के लिए। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कम्युनिज्म बोलता है अमीरों को कि दो, अपना पैसा दो, हमें चाहिए। वो टैक्स के तौर पे नहीं लेता, वो टोटल शेयर के तौर पे लेता है, जिस वजह से कैपिटलिस्ट क्लास भी नाराज़ हो जाती है। अब कैपिटलिस्ट भी तो कभी ना कभी लेबर रही होगी, उसने भी मेहनत की है, तो उस वजह से कैपिटलिस्ट क्लास कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं करती है, और सारा खर्चा स्टेट को करना पड़ता है, और स्टेट के पास डिफेंस का खर्चा, एजुकेशन का, हेल्थ का, और वैसे ही कम्युनिस्ट स्टेट में लेबर को इतनी ज़्यादा सब्सिडीज बेनिफिट दिलवाने की कोशिश की जाती है कि स्टेट खाली हो जाता है। और राइट विंग में तो खाली रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो हमेशा आर्मी की बात करेंगे। तो हमेशा जो सेंटर में है, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, इस तरह डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को बैलेंस करती चले, एक बेटर एग्जाम्पल पेश हो जाता है एक अच्छी सोसाइटी का। ना ही राइट विंग सही है, ना ही लेफ्ट विंग सही है, अगर वो दोनों फार हो जाए। सेंटर लेफ्ट या सेंटर राइट समय के साथ बदलते रहना चाहिए, इसी से डेमोक्रेटिक कंट्री रन करेगी सही से, और सोसाइटी में डेवलपमेंट होगी। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में समझ आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, एक देश को चलाने के लिए एक विचारधारा की ज़रूरत नहीं होती। आप लेफ्ट विंग या राइट विंग होकर देश को नहीं चला सकते। कोई ज्योग्राफी कैसी है तो कहीं पे पॉपुलेशन कैसी है। देश को चलाने के लिए एक इच्छा शक्ति का होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एक विचारधारा का होना। वक्त के साथ बदलती विचारधारा कभी राइट विंग तो कभी लेफ्ट विंग की तरफ को बढ़ती रहे, और एक डेमोक्रेटिक राइट्स को साथ में लेकर चलती हुई विचारधारा ही एक देश के लिए बेहतर विचारधारा हो सकती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी अपने विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।